लुई विटॉन का ब्रांड नेम तो सबने सुना होगा। सबको पता है कि फाउंडर का नाम लुई विटॉन था, इसलिए ब्रांड का नाम लुई विटॉन है। बट कितने ही लोग जानते हैं कि जिनके नाम पे लुई विटॉन है, आज उन्हीं के पास लुई विटॉन का कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन, जिसकी वैल्यू आज 30 बिलियन से भी ज़्यादा है। इसकी शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो कभी बेघर था। मुश्किल हालात, संघर्ष और गरीबी, यहीं से उसके जीवन की शुरुआत होती है। लुई विटॉन की बचपन की कहानी बहुत दर्दनाक थी। बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। उसके बाद उनकी सौतेली माँ के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। यही परिस्थितियों के कारण मजबूरन उनको छोटी उम्र में ही घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़कर उन्होंने पेरिस जाने का सोचा, लेकिन उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो पेरिस जा सकें। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो पैदल ही पेरिस जाएंगे। अब वो अपने घर से निकल गए। अब वो गांव-गांव जाते थे, वहाँ पे कुछ काम करते थे जिससे उन्हें कुछ खाना खाने के लिए, कुछ रुकने के लिए पैसे मिलते थे। ऐसे ही पैदल चलते चलते 2 साल में वो पेरिस पहुँचे। पेरिस पहुँच के उन्होंने जब काम ढूंढना चालू किया, तब उनको एक बैग बनाने वाले के पास काम मिल गया, क्योंकि उस टाइम पे रेलवे शुरू हुई थी। रेलवे शुरू होने की वजह से वहाँ पे बैग की काफ़ी ज़्यादा खपत होने लगी थी। तो एक कारीगर ने इनको अपने यहाँ बैग बनाने के लिए एज अ मजदूर जॉब दे दी। अब उन्होंने उस दुकान के मालिक से आर्टिशियन स्किल सीखी बैग बनाने के लिए। अब टूरिज्म भी पीक पे था, तो ये लोग काफ़ी तरीके के बैग बनाने लगे, जिसमें इनका बहुत नाम मशहूर होने लगा, क्योंकि इनके हाथ में जो कला थी वो काफ़ी लोगों के पास नहीं थी। अब धीरे धीरे इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि लोग इनको नाम से जानने लगे। कुछ समय बाद ही फ्रांस की जो एम्परर की वाइफ थी, उन्होंने इनको बुलाया और इनसे बैग बनवाया। उसके बाद इनका नाम बहुत प्रचलित हो गया। उनकी इसी मशहूरियत को देखते हुए इन्होंने अपनी पहली शॉप ओपन की और धीरे धीरे लग्जरी इंडस्ट्री में ये अपनी पहचान बनाने लगे। लुई विटॉन ने लगेज इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया, क्योंकि उस समय जो भी ट्रंक्स बनते थे वो लेदर से बनते थे और वो गोल ढक्कन वाले होते थे। इससे ना ही उनके ऊपर कोई सामान रख सकते थे, वो ज़्यादा जगह लेते थे और वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थे। इन्होंने जो ट्रंक्स बनाए उस पर इन्होंने कैनवास मटेरियल यूज़ किया और फ्लैट ट्रंक बनाए जो एक के ऊपर एक रखे जा सकते थे। तो अब वह कम जगह में ज़्यादा स्टोर हो जाते थे। इस तरीके से इन्होंने लगेज इंडस्ट्री पूरी की पूरी बदल दी। इस इनोवेशन ने ट्रैवल को आसान बना दिया और लगेज इंडस्ट्री का पूरा डायरेक्शन बदल दिया। लुई विटॉन का एक और बड़ा विजन था हैंडबैग्स। उस समय हैंडबैग्स इतने पॉपुलर नहीं थे, बट इन्होंने हैंडबैग्स को भी लग्जरी का एक हिस्सा बना दिया। इन्होंने इतने लग्जरी कॉन्सेप्ट से हैंडबैग बनाए कि वो बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर होने लगे। लोग विदेशों से इनके पास आते थे सिर्फ हैंडबैग्स खरीदने के लिए। कुछ समय बाद ही इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई, जिससे लुई विटॉन का भी बहुत नाम हो गया और लुई विटॉन को एक ब्रांड वैल्यू, एक पहचान मिल गई। कुछ समय बाद इनके बेटे जॉर्ज विटॉन ने भी इनका बिजनेस ज्वाइन किया। उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये फेस कर रहे थे, काफ़ी लोग इनका नाम यूज़ करके फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, जिससे इनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। जॉर्ज विटॉन को पता था कुछ तो नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तब उन्होंने R&D की और टम्बलर लॉक इन्वेंट किया, जिसे हम आज भी हमारे बैग्स में यूज़ करते हैं। आपने जो पिन सेट कर दिया आपके बैग का, आपको दोबारा वो पिन डालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बैग ओपन होगा। और ये लॉक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। इसकी वजह से इनकी डिमांड फिर से बढ़ गई और इनको एक नई ब्रांड वैल्यू मिल गई। उस समय फ्रांस में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसके अंदर इनकी दुकान भी चली गई। अब इनके पास थोड़ी सी सेविंग्स थी और इनका पूरा बिजनेस ठप हो गया था। डिमांड तो थी बट सप्लाई नहीं थी। इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि युद्ध के बाद प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए। इन्होंने एक परफेक्ट लोकेशन पे अपनी शॉप खोली और वहाँ से इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स लेना चालू किया। अब धीरे धीरे इनका नाम इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगा था। फिर लुइस ने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई, कस्टम पैटर्न्स। वो हर प्रोडक्ट को कस्टमाइज तरीके से बनाने लगे। इसके बाद में जो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स थे वो लोग इनको कॉपी नहीं कर पा रहे थे, तो ये इनका सबसे बड़ा डिफेंस साबित हुआ। इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से इसके बाद इन्होंने लंदन में स्टोर खोला, जिसने वहाँ के रॉयल्स और एक्सप्लोरर्स जैसे बड़े क्लाइंट को ब्रांड से जोड़ा। कुछ समय बाद लुई विटॉन का देहांत हो गया। इसके बाद इनके बेटे जॉर्ज विटॉन ने इस ब्रांड को संभाला और इंटरनेशनल सेल्स नेटवर्क बनाया। इनके बेटे जॉर्ज विटॉन ने जॉन वनामेकर के साथ मिलकर इस ब्रांड को अमेरिका में लॉन्च किया। और फिर आया एक मुश्किल दौर, दूसरा विश्व युद्ध। तब तक जॉर्ज विटॉन का भी निधन हो गया। अब उनके बेटे गैस्टन विटन को यह ब्रांड संभालनी थी। गैस्टन विटन को बहुत भारी समय का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री बंद हो गई, ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें उस टाइम पे सरवाइव करने के लिए जर्मन रूलिंग पार्टी के साथ भी कोलैबोरेशन करना पड़ा, जो कि वहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ समय बाद ही इनका भी निधन हो गया। अब इनके बच्चों को तो ब्रांड के बारे में इतनी नॉलेज ही नहीं थी, बिजनेस को कैसे एक्सपांड करना है। धीरे धीरे सेल्स बहुत नीचे जाने लगी। अब जो इनकी बेटी थी, उनके हस्बैंड को इस ब्रांड का CEO बनाया गया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स बनाए थे। तो इसलिए अब इनके बेटी के पति लुई विटॉन के CEO बने।
इनकी बेटी के हस्बैंड का नाम था हेनरी रेशमियर, जिन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए। इन्होंने कंप्लीटली जो होलसेल का डिस्ट्रीब्यूशन था उसे बंद कर दिया और रिटेल चेन स्टार्ट किया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ल्यूई विटॉन के प्रोडक्ट पे 100% तक का मार्जिन मुनाफे में कमा रहे थे। इन्होंने अपने ल्यूई विटॉन के प्रोडक्ट सिर्फ ल्यूई विटॉन के शोरूम से बेचना शुरू किया और 5 साल में ल्यूई विटॉन को बहुत ज़्यादा मुनाफा बना के दिया, जिससे ल्यूई विटॉन की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एशिया में तो इनका बहुत ज़्यादा नाम हो गया। उस समय अमेरिका में एक स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा चल रही थी जिसका नाम था हॉर्स राइडिंग। कई सारे इन्वेस्टर्स थे जो खुद के बिजनेस नहीं बनाते थे, वो जो चालू बिजनेस होते थे अंडर वैल्यूड उनको खरीदते थे, उनमें सबसे ज़्यादा % इक्विटी लेके पावर होल्ड करते थे और उन बिजनेस को रूल करते थे। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन थे जिनकी नज़र ल्यूई विटॉन के बिजनेस पर पड़ी। इस चीज़ से बचने के लिए हेनरी ने ल्यूई विटॉन का मर्जर करने का सोचा किसी एक और बड़ी ब्रांड के साथ, जिससे कोई बड़ा जाइंट इनको कैप्चर ना कर सके। इसलिए ल्यूई विटॉन ने मर्ज किया मोइट हेनेसी के साथ में, जिससे ल्यूई विटॉन का नाम अब LVMH हो गया और ये लोग अब ग्लोबल डोमिनेशन की तरफ आगे बढ़े। बट अच्छा समय कहीं टिकने वाला था ल्यूई विटॉन के लिए। कुछ समय में ही इन्होंने जो मर्जर किया था हेनरी ने मोइट के साथ में, इन दोनों में काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगी क्योंकि दोनों ही लोग ब्रांड के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल पाना चाहते थे। अब इन्होंने क्या किया, गुप्त तरीके से ये काफ़ी लोगों से बोलते थे कि इनकी कंपनी के शेयर्स खरीदें, ताकि जिसके पास भी कंपनी के ज़्यादा शेयर्स आ जाएं वो ओवरऑल कंपनी के ऊपर कंट्रोल ले ले। तो म्यूट भी काफ़ी लोगों के पास गए शेयर्स के लिए और ल्यूई विटॉन में से हेनरी ने भी टाई अप किया बर्नाल्ड के साथ में। इनको लगा कि ये लोग इनको ज़्यादा शेयर खरीदवा देंगे तो ओवरऑल कंट्रोल मिल जाएगा, बट यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। बर्नार्ड का तो ऑलरेडी एम्बिशन था LVMH पे कंट्रोल पाने का, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और LVMH के मैक्सिमम शेयर्स ले लिए। कुछ समय बाद जब ये बात हेनरी और म्यूट को समझ में आई तब वो समझ चुके थे कि अब गलती हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने लीगल बैटल भी लड़ा। बट एंड में क्या ही होता, बर्नार्ड के पास LVMH का पूरा कंट्रोल आ गया और जिस फैमिली जो ल्यूई विटॉन ने ये ब्रांड बनाई थी उनकी फैमिली ही अब कंपनी से बाहर हो गई और पूरा कंट्रोल बर्नार्ड के पास आ गया। तो इसी तरीके से जो एक बेघर लड़का था ल्यूई विटॉन, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक ऐसी ब्रांड बनाएंगे जो विश्व की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड बनेगी। लेकिन उनकी मेहनत, उनके सेक्रीफाइस और उनकी आर्टिसन स्किल्स उनको वहाँ तक लेके चली गई।